Hello everyone, welcome to one new class. So today we will discuss about the era of one body dominance. जिससे पहले का चैप्टर है challenges of nation building. आपको याद होगा 3 challenges: a nation that was united, established democracy, well-being of entire society and not only of some section. है ना? डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, उसके लिए हम लोगों को इलेक्शन भी कंडक्ट करवाने पड़ेंगे. तो डिफरेंट पार्टीज़ हैं इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन है वहाँ पर एक पार्टी दैट इज़ कांग्रेस जो डोमिनेट कर रही है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, प्लस इसके अलावा कांग्रेस के अलावा कौन सी पार्टीज़ थी उन पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे, राइट. और किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए सारा इस चैप्टर में हम लोगों को उसके बारे में पढ़ना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. Challenges of building democracy. After the Second World War, most of the newly independent Asian African countries opted non-democratic government. Right? ये देखने को मिला था हमारे को. Priority was given to the socio-economic developments, but India opted a democratic form of government. Indian freedom struggle was deeply committed to democracy. किस लिए हम लोग ब्रिटिश से लड़ रहे थे? डेमोक्रेसी लाने के लिए तो लड़ रहे थे ना, है ना, कि आज़ाद होना है, कि खुद की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी है हमको, इसी सब के लिए तो हो रहा था. आपको याद होगा लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, है ना, 6 दिसंबर 1946, याद है? ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, फिर मीटिंग होती है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, राइट. फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन के हमारा कंप्लीट होता है 26 नवंबर 1949. फिर वो इम्प्लीमेंट होता है आपका 26 जनवरी 1950. सो ये सारी चीज़ें थी. अब इलेक्शन भी कंडक्ट करवाने पड़ेंगे ना आपको. अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इलेक्शन, इससे पहले इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी कंट्री में कहीं भी इलेक्शन नहीं हुआ था. सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. 3 चैलेंजेस की अगर बात करेंगे तो उसमें एक चैलेंज ये भी था, है ना, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी. ओके, सो ध्यान देंगे. द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज. इतनी बड़ी कंट्री में आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है. प्लस हमने ये भी चीज़ डिसाइड करी कि ठीक है सबको वोटिंग राइट्स मिलेंगे एक पर्टिकुलर एज के बाद, दैट वाज 21, है ना. 21 उस टाइम पर जो एज रखी गई थी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम लोगों ने फॉलो करा. जबकि यूरोप जैसी कंट्री भी थी, वहाँ पर भी वुमेंस को वोटिंग राइट नहीं मिले थे तब. बट इंडिया ने क्या कहा कि ठीक है एक पर्टिकुलर एज है, और ये अकेले ऐसी चीज़ थी जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिस पर कोई डिबेट नहीं होती. जब बात होती है कि ठीक है वोटिंग राइट की जब बात होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अकेले ऐसी चीज़ है जहाँ पर डिबेट भी नहीं होती, राइट. होल्डिंग एन इलेक्शन required delimitation or drawing the boundaries of electoral constituencies. It also required preparing the electoral rolls on the list of all citizens of to eligible to vote. अब आपको लिस्ट भी प्रिपेयर करनी है कि ठीक है कौन एलिजिबल है वोट देने के लिए. प्लस आपने क्या रख लिया, बस पर्टिकुलर एज रख ली, दैट इज 21. ओके, जब पहली लिस्ट बनती है, ध्यान देना, when the first draft of rolls was published, पहली लिस्ट आपकी ड्राफ्ट पब्लिश होती है, तो देखो क्या प्रॉब्लम होगी. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द नेम्स ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन्स वर नॉट रिकॉर्डेड. उनके नाम ही नहीं है लिस्ट में. और पता है उनके नाम किस तरह से दे रखे हैं? मतलब अगर किसी का नाम है उसकी जगह पर लिखा हुआ है वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, मतलब उस फीमेल का नाम ही ऐड नहीं कर रखा, राइट. सो इलेक्शन कमीशन ने इस लिस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई ये तो एक्सेप्ट नहीं है. इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एंट्रीज and ordered a revision of possible and deletion is necessary. कि हटाओ दूसरी लिस्ट लाओ. Preparing for the first general election was a mammoth exercise. बहुत बड़े लेवल पर आप करवा रहे हो, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट भी है. On election, no election on this scale, देखो इससे पहले हुआ भी नहीं है. No election on this scale had ever been conducted in the world before. इतने बड़े लेवल पर कहीं हुआ भी नहीं है. At that time there were 17 करोड़ eligible voters. कितने हैं? 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स. जिसमें से प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो सिर्फ 15% हैं वो लिटरेट हैं, मतलब समझ रहे हो, बाकी लोग इलिटरेट हैं. और इन 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को चुनना है कितने? 3200 MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड 489 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जिसमें से सिर्फ लिटरेट कितने? 15%. देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन had to think of some special method of voting, कि कैसे इलेक्शन करवा जाए, है ना, चैलेंज है एक. The election commission trained over 3 lakh officers and polling staff to conduct the
इलेक्शन, इतने लोगों को ट्रेनिंग दी गई। राइट, यहाँ पर ध्यान दोगे कि पहला जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ वो किस तरह से हुआ है। ईच वोटर वॉज गिवन अ बैलेट ब्लैंक बैलेट पेपर विच दे हैड टू ड्रॉप इनटू द बॉक्स ऑफ द कैंडिडेट दे वांटेड टू वोट। जिसको वोट करना है स्टील का बॉक्स होगा, आपको उसमें डाल देना है अपना पर्ची। राइट, तो ये आपका इलेक्शन हुआ था फर्स्ट इलेक्शन। अगर मैं बात करूं फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ, 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने बता दिया आपको ईच वोटर किस तरह से हो रहा है, ब्लैंक बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहा है। ओके, बाद में मेथड चेंज हो जाता है। दिस मेथड वाज चेंज, नाउ बैलेट पेपर कैरीड द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट एंड द वोटर वाज रिक्वायर्ड टू पुट द स्टैम्प। अब आपको क्या करना है, ठीक है, उस पर लगा हुआ है सबका, आपको स्टैंप लगानी है, और जिस कैंडिडेट को वोट दे रहा है उसको डाल देना कि ठीक है, मतलब सबके एक तरह से लिस्ट होगी। ठीक है, आपको जो भी कैंडिडेट को जिसको आपको वोट देना है उसके सिंबल के आगे आप स्टैंप लगा दोगे। राइट, और ये मेथड धीरे धीरे बाद में चेंज हो जाता है। ठीक, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1990s द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड यूजिंग EVM। क्या यूज़ कर दिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बाय 2004 द एंटायर कंट्री हैड शिफ्टेड टू द EVM। 2004 तक पूरी कंट्री के उसमें शिफ्ट हो जाती है आपका EVM पर। अभी करंट में अगर देखोगे साथ में VVPAT भी होता है कि आप जिसको भी वोट दोगे, ठीक, तो एक जो VVPAT बॉक्स होता है वहाँ पे पर्ची करती है, उसमें सिंबल होता है जिसको आपने वोट दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर बात करूँ फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ आपका, अक्टूबर 1951 से लेकर फेब 1952। अगर MCQs में आता है तो आपको किसके साथ जाना है, 1952 के साथ। ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्टेट में जो इलेक्शन हुआ था वो आपका 1952 में हुआ था। ओके, नाउ फर्स्ट जनरल इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1950। इलेक्शन कमीशन आपका कब बनता है, 1950, एंड इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। आर्टिकल 324 आपको सबको पता ये चीज़, which was related to election of the Indian Constitution deal with the election commission. It supervise, क्या role है, it supervise, directs and control the preparation of electoral roll and the conduct of election. Okay, अगर बात करें who was the first chief election commissioner, that was सुकुमार सेन। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, सुकुमार सेन। लेकिन अगर करंट में बात करी जाए, है ना, करंट में पूछा जाए प्रेजेंट में कौन है, आप देखो पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। ठीक है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। राइट, सो अगर करंट में पूछा जाए कि कौन है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और साथ ही 3 मेंबर्स होते हैं टोटल, एक होगा आपके ज्ञानेश कुमार करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एंड अनदर वन इज डॉक्टर विवेक। ओके, आप देखो यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे इलेक्शन प्रिपरेशन प्रायर टू द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। क्या करना है आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट टू इंश्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन। लोगों को बुलाना, घर से बाहर भी तो निकालना है ना, उनको इंस्पायर करना है वोट देने के लिए। राइट, टू अरेंज द मशीनरीज ऑफ इलेक्शन, कि किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे सारा। ओके, आप देखोगे जो इलेक्शन हुए फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, एक पार्टी थी जो डोमिनेट करती है, दैट वाज कांग्रेस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है इससे। दैट व्हाट वर द रीजन दैट कांग्रेस वाज डोमिनेटिंग फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कांग्रेस क्यों डोमिनेट कर रही है। नो डाउट सबसे पुरानी पार्टी है ना, जितने भी नेशनल मूवमेंट है कांग्रेस ही लीड कर रही है। राइट, जहाँ दूसरी पार्टी सोच रही है कि अच्छा अब इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है, हमारे को स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे क्या करना है, कांग्रेस वहाँ से पहले ही प्रिपेयर है। करंट में ठीक है सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, जिस तरह से करंट में बीजेपी डोमिनेट कर रही है ना। हर किसी का टाइम होता है, आता है, और हर किसी का टाइम चला जाता है। ठीक, तो उस टाइम पे कांग्रेस का था, आज बीजेपी का। एंड जब आप पढ़ोगे एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, ठीक है, कोई भी पार्टी हो, आपको अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि ठीक है क्या है आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक, ओके, चलते हैं। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। कांग्रेस हैज अ ब्रूटल डोमिनेंस इन जनरल इलेक्शन 1952, 57 एंड 62। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में एक पार्टी डोमिनेट कर रही है और इसको बोला जाता है वन पार्टी डोमिनेंस। कौन सी पार्टी डोमिनेंस कर रही है, दैट इज कांग्रेस।
फर्स्ट इलेक्शन में अगर आप देखोगे कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं 364। दूसरे इलेक्शन में अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो पार्टी डोमिनेट कर रही है अगेन दैट इज कांग्रेस 371। राइट 371। अगर थर्ड इलेक्शन की बात करूं 361। तीनों ही इलेक्शन में एक जो पार्टी डोमिनेट कर रही है दैट इज कांग्रेस। बाकी पार्टियां देखो आप कहीं ना कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रही। प्लस ये भी ध्यान रखना कि टोटल लोकसभा सीट कितनी है। फर्स्ट लोकसभा सीट्स 489 जिसमें से 364 आपको कौन जीत गई, कांग्रेस। राइट। सेकेंड लोकसभा इलेक्शन की अगर बात करेंगे 494 जिसमें से 371 कौन जीता, कांग्रेस। थर्ड लोकसभा इलेक्शन 494 सीट्स जिसमें से 361 आपको कौन जीत गया, कांग्रेस। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में एक जो पार्टी डोमिनेट कर रही है दैट इज कांग्रेस। नाउ अब यहाँ से जहाँ इस पर अगर ध्यान दोगे यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है दैट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस एंड ये जो हेल्प करते हैं कांग्रेस को डोमिनेंस करने में कौन कौन से फैक्टर्स थे। नंबर 1, कांग्रेस वाज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्टी। राइट, मैंने आपको बताया सबसे पुरानी पार्टी कब बनी, 1885 में बनी है ना। एंड नो डाउट लार्जेस्ट पार्टी थी इलेक्शन के बाद। इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, आप देखो कि जितने भी जो एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे है ना, जो नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे, लोग इनके साथ थे है ना, जो इनके साथ मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब इलेक्शन होते हैं कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस कांग्रेस का पहले से ही बना हुआ है, लोगों में एक अच्छी छवि बनी हुई है। प्लस वेल ऑर्गेनाइज पार्टी, यहाँ पे आपको बताया जहाँ दूसरी पार्टी अपना प्लानिंग कर रही है, स्ट्रेटेजी बना रही है, कांग्रेस वहाँ पर पहले से ही रेडी है। राइट। अनदर थिंग इज करिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ नेहरू, नो डाउट बहुत दबदबा था नेहरू जी का उस टाइम पर। ठीक है, सो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से आपका कांग्रेस है जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में डोमिनेट कर दिया। इसीलिए जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इतने लंबे टाइम तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे। बाद में उनकी फिर डेथ हो जाती है, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं। और जो हाल फिलहाल में अगर आप थोड़ा करंट में अगर बात करोगे, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं है ना, जिन्होंने नेहरू जी को पीछे कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलिशन, यहाँ पर मैंने बताया एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फॉर्म द कांग्रेस पार्टी इन 1885। ईयर याद रखना है, भूलना मत। ठीक है, 1885 में आपकी क्या बनती है, कांग्रेस। फॉर्म्ड एज अ प्रेशर ग्रुप एंड एलीट ग्रुप, इट्स मेंबर्स वर एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल। सोशल कॉलिशन, द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीजेंट्स, विलेजर्स, वर्कर्स एंड अदर बैकवर्ड पीपल। आइडियोलॉजिकल कॉलिशन की अगर बात करूँ, इट कुड अकोमोडेट द आइडियाज ऑफ द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, द लेफ्ट एंड द राइट। सबके आइडियाज़ को देखो, आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन पहले भी थी है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे को देखने को मिलेगी डिफरेंट स्टेट लेवल पर, बट कोई भी ऐसी नेशनल पार्टी नहीं थी जो सबको लीड कर सके है ना। और जब कांग्रेस बनती है तो वो कहीं ना कहीं सबको लीड कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं अपोजिशन पार्टीज़ की, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, नहीं, और भी पार्टीज थी। अगर बात करें इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज लूजर्स इन द इलेक्शन, हार गई क्योंकि एक पार्टी है जो फुल मेजोरिटी से आ गई, दैट वाज कांग्रेस। सो अब क्या रोल है किसका, अपोजिशन पार्टीज का, दे एक्ट एज अ वॉच डॉग इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। नो डाउट कि वो देख रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो सही से काम कर रही है या नहीं, है ना। एंड गिव्स द रियल बेसिस फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेसी में क्या है, सबको राइट्स है ना अपनी बात रखने का। That is the beauty of democracy, that everyone is equal and they have right to speak, right? That is the beauty of democracy. ठीक है, so different parties के बारे में हम यहाँ से बात करेंगे। सबसे पहले जिस पार्टी के बारे में बात करेंगे दैट इज सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ध्यान रखना, द सोशलिस्ट पार्टी अमंग द कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड सोशलिस्ट पार्टी इन 1934। देखो सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात करेंगे कांग्रेस से जुड़ी पार्टी थी है ना। सोशलिस्ट पार्टी जो थी आपको कब बनती है, 1934 में। किससे जुड़ी हुई पार्टी है, कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस बोला जाता है कि या तो आप इसको डिसॉल्व करके कांग्रेस में शामिल हो जाओ या फिर अलग हो जाओ, तब आपकी फिर 1948 में बनती है दोबारा, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज सोशलिस्ट पार्टी। established as an independent political party after Congress amended its constitution, forcing the socialist
टू डिसॉल्व देयर सेपरेट आइडेंटिटी और लीव द पार्टी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। अगर बात करें आइडियोलॉजी की, सोशलिस्ट पार्टी की, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, द मिक्सिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स विथ सोशलिस्ट आइडियाज। ये किसके अगेंस्ट में है? कांग्रेस के अगेंस्ट में क्यों है? दे वर अगेंस्ट द कांग्रेस फॉर इग्नोरिंग द राइट्स ऑफ फार्मर्स एंड वर्कर्स। इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ ये आचार्य नरेंद्र देव, इनकी लीडरशिप में ये पार्टी बनती है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट लीडर की, इसमें इंपॉर्टेंट लीडर आपके कौन कौन होंगे? दैट इज जयप्रकाश नारायण। अभी आने वाली क्लास में इनका बहुत बड़ा रोल नजर आएगा, ठीक है। अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट लीडर थे किस पार्टी के? सोशलिस्ट पार्टी के। नाउ सेकंड पार्टी इज सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगर बात करें सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन। दे हैड फेथ इन डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। नेशनल पार्टी थी आपकी क्या इंडिया में? अगर बात करें इसको बनाने में किसका रोल है? दैट वाज एम एन रॉय। एम एन रॉय को अगर बात करूं, ये वही हैं जो सबसे पहले 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाने की मांग करते हैं। बाद में 1935 में जो कांग्रेस है उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, हाँ हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। एम एन रॉय प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया इन 1924। कब? 1924 में। कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट इन केरला 1957। सेकेंड जनरल इलेक्शन जब होते हैं केरला में, आपकी सीपीआई पार्टी जीत जाती है। हालांकि बाद में कांग्रेस इमरजेंसी लगा देती है, राइट। 1962 में हमारा वॉर होता है किसके साथ? चाइना के साथ, है ना। 1962 में जब हमारा चाइना के साथ वॉर होता है तो जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, तो इसमें डिवीज़न हो जाता है, स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी इन 1964, राइट। अब बन जाएगा आपका सीपीआई और सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अगर मैं बात करूं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सपोर्टर है किसके? यूएसएसआर के, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ सीपीआई एम की, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? चाइना को, सपोर्टर ऑफ चाइना, चाइनीज आइडियोलॉजी। नाउ इसमें बात करूँ इंपॉर्टेंट लीडर, ए.के. गोपालन, पीसी जोशी, अजय घोष एंड ईएमएस नमूद्रीपद, ठीक है। ए.के. गोपालन, पीसी जोशी, अजय घोष, ईएमएस नमूद्रीपद, ठीक है। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट लीडर हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्टी जो दैट करंट में जो पार्टी रूल कर रही है यहीं से निकली है, दैट इज बीजेपी ऑफ कोर्स। और यहाँ पर ये है अभी फिलहाल भारतीय जनसंघ, यहीं से बीजेपी आपकी आगे पार्टी बनेगी, तो उसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे आगे के चैप्टर में, राइट। नाउ अगर मैं बात करूँ भारतीय जनसंघ, ठीक है, भारतीय जनसंघ के बारे में अगर बात करें, पार्टी कब बनती है? 1951। फाउंडर प्रेसिडेंट की अगर बात करूं, दैट वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंपॉर्टेंट लीडर हैं। आइडियोलॉजिकल बैकबोन इसकी कौन है? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये किस आइडियोलॉजी पर बिलीव कर रहे हैं? दे वर फोकसिंग ऑन स्टूड फॉर वन पार्टी, वन कल्चर एंड वन नेशन। अखंड भारत का कंसेप्ट की बात करते हैं लोग। किसकी बात कर रहे हैं? अखंड भारत, राइट। रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की, ठीक है, ये पूरा अखंड भारत होना चाहिए, है ना, सुना भी होगा आप लोगों ने। किस चीज़ के फेवर में? इन फेवर ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी हिंदी, कहते हैं कि नहीं, हिंदी सब जगह एक ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए, राइट। नाउ नेशन कैन बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्पेरियस ओनली विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसकी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, भारतीय जनसंघ, ठीक है। इंपॉर्टेंट लीडर्स की अगर यहाँ पर हम बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट लीडर हो गए। नाउ नेक्स्ट पार्टी जो लास्ट पार्टी है दैट इज स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की अगर बात करूं कब बन रही है आपका? 1951। फाउंडर की अगर बात करूं दैट इज सी राजगोपालाचारी, ठीक है। इंपॉर्टेंट लीडर्स के अलावा है इसके मीनू मसानी, एनजी रंगा। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिंग द कैपिटलिस्ट एंड फ्यूडल इंटरेस्ट। इनकी बात करें, कैपिटलिज्म को कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट होता है इनका। अगेंस्ट द स्टेट इंटरवेंशन, देखो आगे ना, अगेंस्ट द स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, नेशनलिज्म एंड पब्लिक सेक्टर, राइट, एंड लैंड सीलिंग इन एग्रीकल्चर। ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको? प्राइवेट सेक्टर को। फेथ इन इंडिविजुअल फ्रीडम, disappeared from political spheres
क्यों धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं? बिकॉज लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डेडिकेटेड मेंबर्स। सो ये इतने डोमिनेट नहीं कर पाती पार्टी। अगर लीडर की बात करें, के एम मुंशी, मीनू मसानी एंड एन जी रंगा, इसमें ये लीडर्स थे। ठीक है, तो ये था पूरा आपका चैप्टर, दैट वाज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, छोटे चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसके अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँ, दैट वाज कांग्रेस कैसे डोमिनेट कर रही है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में, जहाँ से आपका क्वेश्चन हो सकता है। प्लस एक जो छोटा सा डेटा दिया है कि ठीक है कि अगर आप देखोगे फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को कितनी सीट मिली, टोटल सीट कितनी थी, ठीक है, कौन सी, और कांग्रेस डोमिनेट कर रही है तो क्यों कर रही है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में। प्लस यहाँ पर जो बाकी आपके अपोजिशन में पार्टीज़ है, इनसे छोटा आपको थोड़ा बहुत जैसे हो सकता है कि लाइक सोशलिस्ट पार्टी आपकी कब बनी, इंपॉर्टेंट लीडर कौन है, कौन सा लीडर किस पार्टी से जुड़ा है, तो इस चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है, इजी चैप्टर है, आसानी से एक बार देखोगे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बाकी अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।